प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 7 अक्टूबर को दक्षिणी इसराइल पर हमास के हमले के दौरान पकड़े गए बंधकों को रिहाई सुनिश्चित करने के लिए घरेलू राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध की शुरुआत हुई है। इसराइल और हमास के युद्ध के बीच सुरक्षा कैबिनेट और युद्ध कैबिनेट की रविवार को बैठक होगी। इसका उद्देश्य दोहा के लिए प्रस्थान से पहले वार्ता के प्रभारी प्रतिनिधिमंडल के जनादेश पर निर्णय लेना होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि गाजा में संघर्ष विराम पर बातचीत के लिए दोहा की यात्रा के कारण एक प्रतिनिधिमंडल के आदेश पर चर्चा करने के लिए इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट रविवार को बैठक करने वाली है। एक बयान में कहा गया है, सुरक्षा कैबिनेट और छोटी 5 सदस्यीय युद्ध कैबिनेट रविवार को बैठक करेगी। इस दौरान दोहा के लिए रवाना होने से पहले वार्ता के प्रभारी प्रतिनिधिमंडल के जनादेश पर निर्णय लिया जाएगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 7 अक्टूबर को दक्षिणी इसराइल पर हमास के हमले के दौरान पकड़े गए बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए घरेलू राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध की शुरुआत हुई है। आतंकवादियों ने उस दिन लगभग 250 बंधकों को पकड़ लिया था और इसराइल का मानना है कि गाजा में लगभग 130 लोग बचे हैं, जिनमें 32 मृत मान लिए गए हैं। इसराइली आंकड़ों की AFP तालिका के अनुसार हमले में लगभग 1160 लोग भी मारे गए, जिसमें ज्यादातर नागरिक थे। हमास द्वारा संचालित क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हमास को नष्ट करने के लिए इसराइल के जवाबी सैन्य अभियान में गाजा में कम से कम 31,553 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बता दें कि दोहा में एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय तब आया है जब हमास ने कुछ बंधकों को साथ फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले में लड़ाई को 6 सप्ताह के लिए रोकने के लिए एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए UN सहायता एजेंसी UNRWA ने शुक्रवार को कहा है कि गाजा पट्टी को फिर से एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए वर्षों का समय लगेगा। गाजा में इसराइल की हर रोज भीषण बमबारी से 20 लाख से भी अधिक गाजावासियों का जीवन तबाह हो गया है। गौरतलब है कि मौजूदा युद्ध 7 अक्टूबर को इसराइल में हमास के हमलों से भड़का था, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था। उसके बाद से गाजा में इसराइल के हमलों में 31,000 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और 70,000 से अधिक घायल हुए हैं। UNRWA गाजा में सबसे बड़ी राहत एजेंसी के रूप में दक्षिणी इलाके में विस्थापित लगभग 15 लाख लोगों को जीवन रक्षक सहायता व सामग्री उपलब्ध करा रही है। ये एजेंसी लगभग 10 लाख लोगों के लिए आश्रय स्थल चलाती है, जहां लोगों को मानवीय राहत और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं भी मुहैया कराई जाती है। इसराइल की लगातार जारी हवाई बमबारी और जमीनी हमलों और इसराइली सेना व फलस्तीनी सशस्त्र बलों के बीच युद्ध के बीच भी जीवन रक्षक सहायता मुहैया कराने का काम जारी रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय राहत समन्वयी एजेंसी OCH ने गाजा आपदा के बारे में नवीनतम जानकारी में लगभग पूरे गाजा क्षेत्र में युद्ध हिंसा जारी रहने की खबर दी है। एजेंसी ने कहा कि युद्ध में आम लोगों की मौतें होना जारी है, साथ ही लोग विस्थापित हो रहे हैं और लोगों के घर व अन्य बुनियादी ढांचा भी तबाह हो रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने UNRWA के लिए वित्तीय सहायता बहाल करने के इरादे की घोषणा की है। गौरतलब है कि जनवरी में इसराइल के इन आरोपों के बाद कुछ देशों ने इस एजेंसी के लिए वित्तीय सहायता स्थगित करने की घोषणा कर दी थी। एजेंसी के लगभग 7-8 कर्मचारी 7 अक्टूबर को हमास के हमलों में शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र की एक उच्च स्तरीय संस्था इन आरोपों की जांच कर रही है और UNRWA ने भी अपने स्तर पर इस मामले की जांच शुरू कर दी थी। साथ ही एजेंसी ने ये आरोप सामने आने के बाद संबंधित कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। उधर गाजा के लिए सहायता सामग्री लेकर कुछ दिन पहले साइप्रस से रवाना हुआ जहाज ओपन आर्म्स शुक्रवार को गाजा तट के निकट पहुंच गया है। इस जहाज में लगभग 200 टन सहायता सामग्री भरी हुई है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।